पीछा कर जाएंगे ठीक है। चलो जी सर। सबसे पहले सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। और उम्मीद है कि आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय देश का है, वो विषय केवल किसानों का नहीं, देश की हमारी आर्थिक पोजीशन का, हमारे देश की व्यवस्था का विषय है। आज हम बात करेंगे कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी हो जाए। किसान आज कर्जे में मर रहा है। हम कर्जा माफ़ी की बात करते हैं, कर्जा माफ़ी अमीरों का हो जाता है। 2014 से आज तक 15 लाख करोड़ रुपया अमीरों का तो माफ़ हुआ, अरबपति खरबपतियों का तो माफ़ हुआ, लेकिन किसान जो घाटे में जा रहा है, जो आज रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे, तो उसका माफ़ नहीं हुआ। अब क्यों कर्जा माफ़ी की बात करते हैं? क्योंकि हमें खेती में घाटा है। और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, हरियाणा खेती जो मैगज़ीन है उसमें जो छपी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने सर्वे किया किसान की जो हालात है, आर्थिक हालात है, उसके जो हेडिंग है हरियाणा के कृषक परिवारों का वित्तीय परिदृश्य का मानचित्र, आय और व्यय स्वरूप पर एक नज़र, उसमें ये है। तो इसमें किसानों की जो आमदन और जो खर्चा वो दिखाया गया है। और इसमें जो किसानों की आमदन और खर्च का अंतर निकालें, जो किसानों की खेती से आमदन दिखाई गई है, औसत आमदन वो दिखाई गई है 3,58,456 रुपये। और जो उस खेती के बाहर से कमा लेता है, कहीं किसी ने एक शहर में जाके मजदूरी कर ली, कहीं किसी को बुढ़ापा पेंशन आ गई, कहीं कुछ और उसकी आमदन किसी सोर्स से होगी, वो सब भी अगर जोड़ दें, वो सब मिला के भी 1,10,000 उसकी बनी और 2,48,000 उसकी खेती से हुई और 1,10,000 उसकी अन्य स्रोतों से हुई। कुल आमदन उसकी जो बनी सभी खेती से, डेयरी से, कोई पेंशन आ गई या कहीं शहर में कोई नौकरी कर ली, जो टोटल उसकी आमदन बनी खेती से अलावा भी 1,10,000 रुपये जोड़ी, खेती की जोड़ी, डेयरी की जोड़ी, ये 3,58,456 रुपये बने। और जो उसके खर्चे हुए, जिसमें शादी का खर्चा नहीं है, जिसमें मकान बनाने का खर्चा नहीं है, जिसमें बड़ी बीमारी का खर्चा नहीं है, 50 लाख की बीमारी है, 50 लाख भी लग जाते हैं, 20-30 लाख लग जाते हैं, वो खर्चे नहीं हैं। जो नॉर्मल खर्चे हैं उसके, वो इस सब में जोड़े गए। और वो नॉर्मल खर्चे जोड़ के जो खर्च हुआ वो 3,79,832 रुपये, यानी 21,376 रुपये कम हुए उसकी आमदन से। जो खर्चा है वो ज़्यादा है, 21,376 रुपये खर्चा आमदन से ज़्यादा है। और अगर हम किसी के पास अन्य सोर्स से आमदन ना हो तो फिर 1,10,000 और वो भी है जो अन्य सोर्सों से जोड़े गए। लेकिन हम सारे की एवरेज जो निकाली है हरियाणा की, वो ये निकाली है कि 21,376 रुपये प्रति साल किसान को, एक परिवार को खर्चा ज़्यादा आमदन कम, इतना घाटे में तो पर साल जा रहा है। और अगर बीच में कोई बड़ी बीमारी आ गई, 20-30 लाख रुपया खर्च करना पड़ गया, तो वो खर्चे अलग से हैं, वो उतर ही नहीं पाता, कर्जा सुसाइड करना पड़ता है। या किसी को मकान बनाना पड़ गया, 20 लाख रुपया मकान पे लग गया, वो लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है।
ये बड़े खर्चे जो हैं ये इसमें नहीं जोड़े गए। तो ये किसान की जो हालत है आज के टाइम में, इसलिए हम मांग करते हैं कि किसान को कर्जा मुक्त किया जाए और जो उसकी फसल के रेट हैं वो बढ़ाए जाएं, वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से दिए जाएं। इसलिए हम उसकी मांग करते हैं। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदन दोगुनी कर दी जाएगी, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट आई है जिसमें जो खेती के माहिर हैं उन्होंने जो आंकड़ा दिखाया है वो ये आपके सामने ये रख दिया गया है। और इसके अलावा जो घर में शादी का खर्च है, 2 बच्चे हैं उनकी शादियां करनी हैं, वो भी खर्चा इसमें नहीं जोड़ा गया है। अब अगर एक शादी करनी पड़ जाए उस पर 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लगे तो कर्जा लेना पड़ेगा, और वो जो कर्जा लेगा वही किसान से उतरेगा नहीं, आखिरकार उसी में उसको सुसाइड करना पड़ेगा। तो ये खर्चे इसमें नहीं जोड़े गए। तो ये जो बड़ा कारण है किसान का घाटे में जाने का, और आज जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, या आज किसान जो खेती छोड़ के भाग रहे हैं, आज जो किसान की आर्थिक हालत है वो एक मजदूर से भी कहीं नीचे चली गई है। तो ये आंकड़े आपके सामने जो थे वो रखने जरूरी थे। और इसके अलावा जो और चीज़ हैं जिससे किसान को इसके अलावा भी नुकसान हो रहा है, वो जैसे हम दवाइयाँ हैं बाज़ार से खरीद रहे हैं, 60% दवाई हमें नकली मिल रही है। जो नकली मिलती है उसका खर्चा इसके अलावा और बढ़ जाता है। तो वो खर्चे जोड़े गए जो सरकार, जो मापदंड है यूनिवर्सिटी के, जो मापदंड है कि 2 स्प्रे मानी गई तो 2 ही स्प्रे का खर्चा दिखाया गया, लेकिन जो नकली दवाई मिली उसकी वजह से 10 स्प्रे भी करनी पड़ गई कपास के ऊपर, वो खर्चा और बढ़ गया। और उसके अलावा जो हम बाजार में फसल लेके गए और वो एमएसपी से कम भी की, वो घाटा और बढ़ गया। ये खर्चे जो है ये और किसान के उससे ज़्यादा हो रहे हैं। यानी जो घाटा कागज़ों में दिखाया गया है वो भी 21,000 रुपये पर साल है, अगले साल वो 42 हो जाएगा, अगले साल वो और डबल हो जाएगा, अगले साल वो और डबल हो जाएगा, और आखिरकार उसके उतरने का कोई चांस हमारे पास नहीं। तो ये रिपोर्ट आपसे जो है वो साझा करनी थी ताकि आपके माध्यम से सरकार तक भी पहुँचे और आपके माध्यम से ये किसानों तक भी पहुँचे, लोगों तक भी पहुँचे जो लोग शायद अभी तक ये सोच रहे हैं कि किसान बहुत अमीर है या किसान की बड़ी आमदन है। कई लोगों को ये गलतफहमियाँ होती हैं, उन तक भी ये रिपोर्ट पहुँचे। तो आपके माध्यम से रिपोर्ट जो है, पत्रिका और दिखा दो कौन सी माई है। हाँ ये पत्रिका है जी, हाँ ये हरियाणा खेती है जिसमें ये रिपोर्ट छपी है। और इसके अलावा मैं आपको और ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो हमने वो खर्चे बताए जो मापदंड इसमें दिए गए उनके हिसाब से घाटा है, और उसके हिसाब से जो मैंने बाकी खर्चे बताए जो नहीं जोड़े गए, शादी का, मकान का, बीमारी का, और इसके अलावा जो हमारे खर्चे नहीं जुड़े वो और भी हैं। जैसे अभी फ्लड आया, पीछे 7 जिलों में बाढ़ आई, और 7 जिलों में हमारे गांव में ही 40 ट्यूबवेल जो है बोर वो बैठ गए, बोर टूट गए, जिनकी मोटर भी बीच में फंस गई। अब 4 लाख रुपए का सीधा नुकसान हो गया। वो 4 लाख रुपए की हमारे पास कहीं भरपाई नहीं है। या हमारे जो मोटर हमने खरीदी 50,000 की खरीदी, उसकी उम्र 10 साल है, 10 साल बाद वो बदलनी पड़ेगी, और उसकी कोई डेप्रीसिएशन, कोई उसका ब्याज वो नहीं जुड़ा। हमारा बोर 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में बैठ गया, फिर दोबारा करवाना पड़ा, फिर 4 लाख लगे, उसका कोई ब्याज, उसका कोई डेप्रीसिएशन वो नहीं जुड़ा। हमने ट्रैक्टर लिया, इसमें केवल इन खर्चों में जो था वो बहाई का रेट, अगर हमारा 1,000 रुपये में एक जुताई होती है तो वो 1,000 जुड़ा,
जो ट्रैक्टर हमने रखा, क्योंकि मौके पे किराए पे तो मिलता नहीं, सरकार की व्यवस्था तो है नहीं कि सरकार ने गांव में एक कमेटी बनाई हो, एक सोसाइटी बनाई हो जिसमें खेती के सारे यंत्र हों और हम जब टेलीफोन करें तो वो हमारा खेत आके जोत जाए, हमारे से किराया ले ले। ऐसा सिस्टम तो है नहीं। अगर हमें 4 किल्ले जुताई करवानी है तो कोई किराए पे मिल जाएगा, अगर हमने 2 कनाल जुताई करानी है तो कोई नहीं मिलेगा। इसलिए किसानों को अपना ट्रैक्टर रखने पड़ते हैं, और जब अपना ट्रैक्टर रखते हैं तो उसका डेप्रीसिएशन, उसका ब्याज, वो इस खर्चे में नहीं जुड़ा है। दो खर्चे, जो बड़े खर्चे, ट्यूबवेल का खर्चा और दूसरा जो है वो मशीनरी का खर्चा, ये 2 खर्चे और नहीं जुड़े। तो अगर ये सारे खर्चे जुड़ते हैं तो किसान जो है वो महाघाटे में जा रहा है, और यही कारण उसका सुसाइड का है। और इसीलिए हम कहते हैं कि किसान को जो है वो कर्जा उसका माफ़ हो जाना चाहिए और उसकी फसल के रेट बढ़ने चाहिए। तो ये आंकड़े आपके सामने थे। अब आप कोई भाई, अभी आपने कहा कि इन दिक्कतों की वजह से काफी किसान ऐसे हैं जो सुसाइड करने पर आतुर हो जाते हैं। अभी तक क्या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितने ऐसे हैं जो इन दिक्कतों की वजह से सुसाइड करते हैं? जितने किसान सुसाइड करते हैं वो इन्हीं दिक्कतों की वजह से करते हैं, जो अब सरकार ने आंकड़ा देना बंद कर दिया है। और 2000 से लेके अभी तक शायद 7 लाख के करीब किसान हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। सरवरीन जी, किसान इसमें एचयू में नकली खाद बीज पकड़ा गया मेले के दौरान में, उसी दौरान में फिर बाद में मंडी के अंदर सरकारी दुकान पे पकड़ा गया, लेकिन उन पे कार्रवाई हो, वो जेल में जाए। किसान नेता समझौता कर जाते हैं भाईचारे के नाम पे या दूसरे नाम पे, उनको क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई पकड़ा जाता है फिर समझौता, देखिए इसके नाम पे अगर कोई किसान नेता समझौता करता है तो अति दुखदाई है। और दूसरी चीज ये है कि समझौता किसान नहीं करता, समझौता उसने करवाया जिसने पकड़ा। किसान जब नकली दुकान वाला बेच रहा है, पकड़ एग्रीकल्चर अधिकारी रहा है, तो किसान बीच में कहाँ से समझौता करने वाला आ गया? जब उसकी दुकान से पकड़ा गया और वो नकली पाया गया तो फिर समझौता का किसने किया? किसान के पास तो समझौता करने की पावर ही नहीं है। तो ये जो करते हैं ये उनसे मिले हुए होते हैं। हमने भी कई बार शिकायत की, दुकान वाले को जाके पूछते हैं बताओ कौन सा डब्बे से सैंपल भरूं। और आपके सामने एक और बता दूं मैं, यहाँ तक हमारे सामने घटना आई कि हमने पुराने टाइम में, हो गया 20 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, मनुष्य की दवाई का सैंपल भरवाया। उन्होंने कहा जी हमने कहा कि मनुष्य नहीं, मेरी दवाई नकली है। वो कह रहे जी ऐसे नहीं, हम चेक करेंगे। हमने कहा कि आप खेत देख लीजिए, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। उन्होंने दवाई डाली खेत में तो दवाई ने काम नहीं किया। फिर वो कह रहे जी हम ऐसे नहीं मानने के, दवाई का सैंपल भरेंगे। हमने कहा जी सैंपल भर लो। 2 डिब्बों से उन्होंने सैंपल भरा और तीसरा हमने आटे का सैंपल भरवा दिया, आटे का, और तीनों सैंपल पास आई लेबोरेटरी से। किसके पास जाएं? ठीक है प्रधान जी, ये समस्या है, इन समस्याओं के लिए 2 बड़े फ्रंट लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं। एक आप लोगों ने मेरे ख्याल से हम आज में बात करें, पहले ये निपट ले, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इस पे पहले किसी ने सवाल करना है तो वो करे, फिर उस अगली बात पे आपकी पे सवाल। क्या लगता है इस प्रेस वार्ता का कितना एक असर जो है पड़ने वाला है? अब क्या आपके बात को सुना जा पाएगा? जो दिक्कतें आपने बताई है उस पर कोई काम होगा? देखिए, मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमारे पास सुनाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास मीडिया है और दूसरा रास्ता हमारे पास आंदोलन है। आंदोलन में तो जो हमारे साथ हो रहा है वो आप जानते ही हैं। दूसरा रास्ता मीडिया है। हम इसीलिए मीडिया के सामने आए हैं कि मीडिया हमारी हेल्प करे, जो सच है उसको दुनिया के सामने रखे, जो सच है उसको जनता तक पहुंचाए। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो आंकड़े हैं आप इनकी फोटो ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद है, या कोई भी इनको चेक कर सकता है हरियाणा खेती में। और ये आंकड़े जो है किसान को घाटे में दिखा रहे हैं। कोई और भाई का सवाल?
हाँ जी प्रधान जी, तो उसमें अभी कोई दोनों फ्रंटों में कोई एकता की बात हो रही है इलेक्शन? हाँ, दोनों फ्रंटों में एकता की बात हो रही है। एक कल कमेटी बनाई है खाप्पो ने 11 मेंबरी, उसमें एकता की बात चल रही है। और हमने भी जो है वो डल्लेवाल जी के ग्रुप से मिले थे और पंधेर साहब से मिले थे, और जो SKM है बलबीर राजेवाल और एक रविंद्र पटाड़ा उनसे मिले थे, तो वो बात चल रही है आपसे। पिछली बार इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो इस बार इलेक्शन में कोई option होगा? देखिए, इलेक्शन का जहाँ तक सवाल है वो उसमें पैसा चाहिए, मेरे पास है नहीं। और पैसे के बिना जो है वो शायद आज पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल चल रहा है, और उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। मेरी विचारधारा है कि उसको बदलना चाहिए, अच्छे लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। जैसे सर छोटूराम ने राजनीति जाके उसमें बहुत कुछ करवाया था, ऐसे करवाने की ज़रूरत है। लेकिन जितना ऊपर वाले ने समर्था दी है उतना ही काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं पैसा है तो क्या कर सकते हैं। सर, कृषि मंत्री तो दावा करते हैं कि प्रदेश के किसान लगातार जो आर्थिक हालात है वो सुधरते जा रहे हैं, और जो ये रिपोर्ट है उसको कैसे देखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे दावा करते हैं सरकार मंत्री, उसकी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट को ये रिपोर्ट झुठला रही है, ये रिपोर्ट झुठला रही है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये हरियाणा खेती में छपी है। ये हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है ये उसकी वैक्सीन है, ये उसमें छपी है और ये ताज़ा है, ये कोई 10 साल पुरानी नहीं है। तो जो आंकड़े हैं मैं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ और वो जुबान के आधार पर बोल रहे हैं। अब जुबानी तो मोदी जी ने भी कह दिया आमदन दोगुनी हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारी जो आमदन है वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ती, हमारे जो भाव हैं वो महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ते। अब उदाहरण के तौर पे जो हम चीज़ खरीद रहे हैं वो महंगी होती है, जो हम बेच रहे हैं उसका भाव कम बढ़ता है। उदाहरण आपके सामने है, अगर हम 1966-67 में मकान बनाते थे, जब MSP लागू हुआ, तब हम जो मकान बनाते थे तो ईंट खरीदते थे, 1 क्विंटल गेहूं के बदले 1600 ईंट थी। और अगर हम आज मकान बनाते हैं तो आज 1600 ईंट की कीमत, आज 1 क्विंटल गेहूं की से जो ईंट आएगी वो 300 ईंट आएगी। आज भी अगर 1 क्विंटल गेहूं में 1600 ईंट आ जाए तो हम मकान बनाने में कर्जाई नहीं होंगे। यही हाल सीमेंट का है, यही हाल ट्रैक्टर खरीदने का है, यही हाल खाद खरीदने का है, यही हाल हर चीज़ का है। उनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं। आप कर्मचारियों पे उदाहरण ले लो, हमारी फसल की कीमत बढ़ी है 29 गुना, सरकारी कर्मचारी की कीमत बढ़ी है 400 गुना, व्यापारी का आमदन बढ़ी है 1500 गुना, हमारी बढ़ी है मात्र 29 गुना। तो ये चीज़ है जिसमें हम जो है वो लगातार नुकसान में जा रहे हैं, और हम अपने आप को झेल रहे हैं और हमारे पे किसी को तरस भी नहीं आता। सोना को जो दिल्ली में आपने रखा हुआ क्या यहीं लठ मारते हैं, कौन जाना देता है दिल्ली में। दिल्ली हमारी थोड़ी है, दिल्ली वालों की है। पंजाब वालों ने कहा कि पैदल चलेंगे या ये करेंगे, तो आपको क्या? लठ मारेंगे सरकार वाले, तो हमें भी तो मार रहे हैं। कल परसों चले थे, हिसार थे, वो बैठे हैं वहीं पे रोके हुए। अभी जाऊंगा उनके पास लांदरी टोल पे। किसान की डेली लेबर भी बहुत जुड़ रही है इसके अंदर। पिछले इलेक्शन के बजाय पिछले जो संघर्ष था उसकी बजाय जो अब संघर्ष हो रहा है उसमें लग रहा है कहीं किसान कहीं बटा हुआ लग रहा है। नहीं है उसको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, बटा हुआ है उसको जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास है जी, क्या प्रयास हो रहा है? जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, हमने एक प्रस्ताव रखा है उन सब के आगे कि 2-2, 3-3 आदमी हर संगठन से हर जो है वो ग्रुप से दे दें, और एक जैसे पीछे एक 9 मेंबरी कमेटी बनाई थी, ऐसे ही कमेटी बना के आंदोलन लड़े। ये प्रस्ताव हम सबके आगे रखा है।
आज का जो रेल रोको उन्होंने रखा हुआ उसमें भी कोई योगदान नहीं है। देखिए उसमें जो योगदान है वो तो सभी का है, और उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अलग अलग प्रोग्राम रख रहे हैं, एक ने आज का रखा है, एक ने 14 का रखा है, तो ये अलग अलग रखने की बजाय सबको इकट्ठा करें और सारा कॉमन प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम हो। अब लड़ रहे हैं एक ही मांग पे, 2 मंचों से लड़ रहे हैं, 3 मंचों से लड़ रहे हैं, उनको एक करने का प्रयास करें। उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद पे तो जहान जीता है, बाकी उस मालिक की मौज है, वो क्या करता है। चडोनी जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी मेन मांग एमएसपी की है, तो बीजेपी वो मांग आपकी पूरी कर रही है, तो क्या आप बीजेपी का विरोध करेंगे आने वाले चुनाव में, या किसी पर्टिकुलर पार्टी का किसी का समर्थन करने की मांग करेंगे? कांग्रेस ने क्या कर दी थी? वही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए हम कहाँ आके मार खाते हैं। यहाँ पे एंटी वोट डलती है। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को जिताया, अब बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को जिता देंगे, लेकिन हमारा हाल वही रहेगा। इसका एक ही हल है कि किसान और मजदूर 80% वोट के मालिक हैं। 35% से सरकार बनती है तो 80% वाले भिखारी क्यों हैं, ये समझाने में हम नाकाम रहे हैं। और इसलिए भी नाकाम रहे हैं क्योंकि चुनाव जो है वो पैसे से लड़ा जाता है, पैसा पूंजीपतियों के पास है, पूंजीपति उन पार्टियों को देते हैं जो उनके पक्ष के कानून बनाती हैं। इसलिए किसान के पक्ष के कानून नहीं बनते, मजदूर के पक्ष के कानून नहीं बनते। इसीलिए आज जो पोजीशन है आज ये हो गई है कि आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। क्यों? वही फंड देते हैं सरकार से। 23 करोड़ तो भीख, 23 करोड़ नहीं, 80 करोड़ लोग आज भीख पे जिंदा है। पहले भूख देते हैं, फिर भीख देते हैं, और उनके हिस्से की कमाई ऊपरले लोगों को देते हैं। उनको कमाई, उदाहरण है आज हमारी सरसों मंडी में है, अब हमें सरसों का रेट जो है 1500 से 1800 रुपये एमएसपी से कम मिल रहा है, एमएसपी से कम मिल रहा है। तो अगर 1 एकड़ में 10,000 रुपये 10 क्विंटल सरसों निकली तो हमें 15,000 रुपये का नुकसान हुआ। मेरे पास 5 किले जमीन है तो 15 पंजे 75,000 का नुकसान हुआ। सरकार ने मेरे को 6,000 दे दिया, 75,000 लूट के 6,000 दे दिया। ठीक है, तो हमें कीमत नहीं मिल रही, ये हमारी वजह है घाटे में जाने की। और सरकार फिर हमें थोड़ी सी भीख दे के ये हमारे प्रसान दिखाती है, उसी के ऊपर हम वोट डालते हैं। हमारी मानसिकता हो गई है, क्या करें। आपका कहना है कि केवल पूंजीपति चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर लोग यहाँ खेती करते हैं। आप किसानों की मांग उठा रहे थे, क्या वो किसान चुनाव में आपका साथ नहीं देंगे, आपको आर्थिक रूप से? देखिए अगर आप मैदान, हमारे देश में 2 कारण हैं, एक जातिवाद, एक धर्मवाद। जब वोट का टाइम होता है हम जातियों में बांटते हैं और राजनीतिक पार्टियां जातियों में बांटती हैं, राजनीतिक पार्टियां हमें धर्म में बांटती हैं। जबकि जाति में बांटना और धर्म में बांटना ये देशद्रोह होना चाहिए। अगर एक लीडर दूसरी जाति के विरुद्ध बोलता है तो इसका मतलब वो अपने देश को तोड़ रहा है। अगर एक धर्म का लीडर दूसरे धर्म के विरुद्ध बोलता है इसका मतलब वो अपने देश को तोड़ रहा है, उस पर देशद्रोह लगना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उसको शाबाश मिलती है, यहाँ तो वोट ही उसको मिलती है। यहाँ तो अगर किसी ने तुरंत लीडर बनना है तो जाति का ठेकेदार बन जाए, उस पर पाबंदी तो कोई है नहीं। बस दूसरी जाति को गाली, अपनी जाति के लिए कोई तरक्की करे ठीक है, दूसरी जाति को गालियां देते हैं और दूसरी जाति को गालियां देते हैं तो लीडर बन गए। यहाँ की जो राजनीति है वो दूषित हो गई। सर आज विजेंद्र सिंह भी कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं जी, इसको लेकर कुछ करेंगे आप? ये तो भैया जोड़ देगा, जहाँ सूत बैठ जाए वो बिठा लेता है। यहाँ देश के लिए थोड़ी राजनीति करते हैं, यहाँ परिवार के लिए राजनीति करते हैं।